भी इस असंभव को संभव करने का एक अटेम्प्ट था। ऑफ कोर्स ये सिर्फ हम जिस संदर्भ में यहाँ बात कर रहे हैं, जिस रेफरेंस में, जिस बैकग्राउंड में बात कर रहे हैं, आयनिक सॉलिड्स के लिए हम आपको रेडियस रेशियो रूल बताने की कोशिश कर रहे हैं। कैटायन और एनायन की रेडियाई का रेशियो अगर हमें पता हो तो क्या हम ये गैस कर सकते हैं? क्या हम ये गैस कर सकते हैं कि वो बीसीसी में, एफसीसी में, सिंपल क्यूबिक में, एचसीटी में किस में जाएगा? कोशिश करते हैं, आइए कोशिश करते हैं और देखते हैं कैसे होता है। देखिए, पहली बात तो आपको समझनी होगी कि जैसे हमने वो स्ट्रक्चर बनाया था एफसीसी का, एफसीसी थोड़ा भव्य दिखता है तो एफसीसी इशू करते हैं। हमने वो एफसीसी का यूनिट सेल बनाया था, याद है आपको? अब एक बात बताइए, अगर एफसीसी की सारी लोकेशंस पर क्या 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 अगर एफसीसी के यूनिट सेल की जितनी भी लोकेशंस हैं, उन सारी लोकेशंस पर अगर उन सारी लोकेशंस पर अगर हम रख देते हैं क्या चीज, एनायन। अच्छा, जैसे जैसे यहां पर एनायन, आपको याद होगा हमने कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था। कैसा कैसा बना के दिखा रहा हूं, देखिए ऐसा। उनका बीच में मस्त एटम है कि, और ये कॉर्नर वाली। अच्छा, और कॉर्नर्स एक दूसरे को टच नहीं करते, पर कॉर्नर्स फेस सेंटर को टच करते हैं। कॉर्नर्स से कॉर्नर्स फेस सेंटर को टच करते, ये कहा था हमने। जी हाँ, ये कहा था। अच्छी बात। अगर ऐसा है कि कॉर्नर्स फेस सेंटर को टच करते हैं, तो अब एक बात बताइए, अगर मेटल एटम्स थे तब तो कोई बात नहीं, पर अगर वो एनायन थे, मान लीजिए क्लोराइड आयन, तो Cl माइनस और Cl माइनस अगर एक दूसरे को टच करेंगे, दोनों नेगेटिव चार्ज वाले हैं, नहीं? हाँ, तो रिपेल करेंगे, ऑफ कोर्स रिपेल करेंगे। अच्छा है, बिल्कुल। तो ये जो ये टच कराने वाला धंधा चल रहा था ना, ये तब तक तो सही था जब तक इन पे चार्ज नहीं था। लेकिन अगर कॉर्नर एटम्स और सेंट्रल एटम पर कोई चार्ज है, तो हमेशा ध्यान रखिएगा, सिमिलर चार्ज वाले पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब रहना पसंद नहीं करते। क्यों? कूलम्ब्स लॉ यार, रिपेल करेंगे। अच्छा, क्या करें उनका? दूर करते हैं। कैसे दूर करें? देख, एक क्लोराइड आए, हाँ जी, ये दूसरा क्लोराइड, तीसरा क्लोराइड, चौथा, ये एक मिनट कर क्या रहे हो तुमने दूर कैसे कर दिया इनको? ऐसे अपने आप हवा में जादू से दूर हो जाएंगे? नहीं, जादू तो नहीं चलते ऐसे। तो क्या 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 तुमने बताते हैं, देखते तो चाहो। अगर ये क्लोराइड एनायंस, ध्यान से सुना, बहुत अच्छी बात बोल रहा हूं, अगर ये एनायंस हैं तो मत भूलना इनके बीच में कटायन। और कटायन कहां है? अगर मान लीजिए आप NaCl का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो मैं आपको अलग से एक सूचना दे रहा हूं, बता रहा हूं इंफॉर्मेशन, ये ऑब्वियस नहीं है, आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटल डेटा की सूचना दे रहा हूं आपको, और वो ये कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में अगर क्लोराइड आयंस हैं एफसीसी लोकेशन पर, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं सोडियम आयंस, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आते हैं एज सेंटर। ओ तेरी, अच्छा, ये क्या है? यहाँ पे, यहाँ पे, वाह, क्या किया तुमने? ये जो ऑरेंज आयंस बनाए हैं, ये सोडियम आयंस हैं। अच्छा, ये सोडियम आयंस हैं। हाँ बाबू, ये सोडियम आयंस है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऑफ कोर्स, अच्छा ही तो है इनसे। अब इसमें एक खास बात आप देखिए, वो ये कि कैटायन एनायन को टच कर सकते हैं, क्यों? ऑपोजिट चार्ज है। खास बात देखिए, जो ऑरेंज वाले हैं वो व्हाइट को टच कर रहे हैं, पर ऑरेंज ऑरेंज को टच नहीं कर रहा और व्हाइट व्हाइट को टच नहीं कर रहा। अच्छा,
पर ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो जरा से होते थे। हाँ, और हमने तो फॉर्मूला निकाला था कि जस्ट फिट हो जाए तो 0.414 आर होगा, बोला था। यहां पर सबसे सबसे हिट सुपर हिट बात बता रहा हूं, काम क्या बता रहा हूं, आप देखिए। खास बात यह है कि सिमिलर चार्जेस को टच नहीं करना है, और अगर अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जस्ट फिट होना था, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जस्ट फिट होना था, हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जस्ट फिट नहीं, उससे बड़े हो जाओ। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जितना समा सकता है उससे थोड़ा बड़ा हो जाए कटायन, तो कटायन खुद बड़ा होगा, तो धक्का मार के एनायन को दूर फेंक देगा। एनायन एक दूसरे को टच नहीं कर पाएंगे, पर चूंकि बीच में मोटा ताजा कटायन है, उसको टच करते रहेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व। हाँ हाँ हाँ, क्या बोला मैंने? ये कहा कि अगर, ध्यान से सुनो, अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जैसे ये था ना ऑक्टाहेड्रल, ये अपन बना रहे थे, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, ऐसे अपन कोशिश कर रहे थे बनाने की, थोड़ा गड्ढा बन रहा है, जल्दी जल्दी में ढंग से बना। ये था इस तरह से, ये एक ऊपर था एक नीचे, ठीक। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जस्ट फिट हो रहा था, तो क्या आप देख सकते हो कि बाउंड्री एटम जो एनायन है और एनायन है टच कर रहे थे, और तब हमने इनको टच कराते हुए, बाउंड्री एटम्स को टच कराते हुए निकाला था कि 0.414 आर, अगर आर डैश है तो वो जस्ट फिट हो जाएगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर आर डैश को इससे बड़ा करो, इसके बीच में जो तुमने एटम डाला है, इस बीच वाले एटम का साइज अगर बढ़ा दो, तो बीच वाला क्या करेगा, वो धक्का मारेगा कॉर्नर्स को, और कॉर्नर्स को धक्का मार के एक दूसरे से दूर कर देगा, और कॉर्नर्स वाले धक्का खाकर अगर एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो ये एनायंस जो एक दूसरे को टच कर रहे थे, एनायंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, वो एक दूसरे को टच करना बंद कर देंगे। अच्छा, तो आपने लास्ट क्लास में तो जस्ट फिट होने वाली रेडियस निकाली थी, बिल्कुल, और हमें जस्ट फिटिंग नहीं करनी है, उसके बीच में इतना बड़ा एटम रख देना है कि वो बाउंड्री वालों को धक्का मार के थोड़ा सा दूर कर दे। अच्छा, तो इसका मतलब, जैसे अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड में रख रहे हैं, तो आर डैश को 0.414 आर नहीं, उससे थोड़ा ज्यादा वाला रखें। क्यों? ताकि वो कॉर्नर्स को धक्का मार के दूर कर दे, और कॉर्नर यानी कि सिमिलर चार्ज वाले आयन एक दूसरे को टच करना बंद कर दे। अच्छा, तो बड़ी डीप बात है, एक बार सुन लोगे तो बड़ी ऑब्वियस बात है, बड़ी अच्छी बात है, और किताबों में साफ साफ लिखी नहीं होती। तो इस वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि ब्रह्मांड की किसी किताब में नहीं है, लेकिन नॉर्मली जो गाइडेड वाइडेड टेक्स्ट लिखते हैं उनमें ढंग से नहीं। हाँ, तो उसको लेके बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते हैं कि अरे, अभी तो थोड़ी देर पहले आपने ड्राइव किया था कि जस्ट फिट हो जाएगा, अब आप कह रहे हैं कि फिट नहीं होगा, तो इसलिए फिट नहीं होता। क्यों? फिट हो गया तो एनायन एनायन टच कर जाएंगे, टच नहीं कराना है, सिमिलर चार्जेस को धक्का मार के दूर करना है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया मैंने, ये किसका है, नमक का स्ट्रक्चर बनाया NaCl का, आप देखो सेम चार्ज वाला कोई आयन एक दूसरे को टच नहीं करता। ये तो बड़ा अच्छा काम है आपने, बिल्कुल ये कंसेप्ट लगाते हैं, और इससे डिराइव कर सकते हैं हम रेडियस रेशियो। कैसे? आइए दिखाता हूं आपको। कंसेप्ट आपको होपफुली समझ में आ गया है। कि ध्यान से सुनने वाली बात है कौन सी, कि वैसे तो हम ये प्रेडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि किस वॉइड में कौन आ सकता है, क्या है क्या नहीं, और उसमें जो फंडामेंटल कंसेप्ट है ये है। अच्छा, अक्सर एनायन लार्ज होते हैं तो हम उन्हें FCC पोजीशन में बोल देते हैं, बोल सकते हैं, पर ये कंपल्सरी नहीं। जो भी है कंपल्सरी क्या है, सिमिलर चार्जेस शुड प्रेफर बी नॉट टच ईच अदर। रेडियस रेशियो क्या है? अक्सर हम कहते हैं रेडियस ऑफ कैटायन बाय रेडियस ऑफ एनायन, रेडियस रेशियो है। कितना बड़ा होगा कैटायन तो कहां पे जाएगा? अगर एनायन को हमने मान लिया कि वो लैटिस पॉइंट पर है, FCC BCC कहीं पर है, अब कैटायन कहां पर जाएगा, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे एनायन, और किस तरह में कहां पर प्रवेश करेगा कैटायन, चेक कैसे करें? वॉइड्स, ट्रायंगुलर वॉइड्स हो सकते हैं, उससे बड़े टेट्रा, उससे बड़े ऑक्टा, और सबसे बड़े क्यूबिकल वॉइड्स हो सकते हैं। कौन किस में समा सकता है, आइए। अच्छा, ट्रायंगुलर वॉइड में जस्ट फिट होने की शर्त थी 0.155। अगर कैटायन, या सॉरी, अगर मान लीजिए एनायन ही, ये एनायन, और बीच वाला लाल कैटायन, मेरे लाल देखो, ये लाल कैटायन, अगर 0.155 है,
तो जस्ट फिट होगा, और मैं चाहता हूं कि ये फिट न हो। तो अगर लाल बड़ा हो जाए, अगर रेड वाला एटम बड़ा हो जाएगा, मान लीजिए ऐसा थोड़ा सा नाला है ना, तो वो कॉर्नर वाले जो एटम है, कौन से, येलो वाले, उनको धक्का मारेगा। और क्योंकि वो तो भाई मतलब कोई एक दूसरे में समा थोड़ा जाएंगे एटम, है ना, स्टेरिक रिपल्शन तो होंगे उनमें, आपस में बाउंड्रीज टच करेंगी, तो खुद ये विशाल है, ये लाल वाला थोड़ा सा बड़ा एटम है, तो ये येलो वालों को धक्का मार देगा। ये लोग तो है जैसे है, तो एक यहाँ, दूसरा यहाँ, और तीसरा यहाँ, ऐसे आ जाएंगे। अब एक खास बात देखिए क्या, कि ये येलो वाले रेड को तो टच कर रहे हैं, पर येलो आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर रहे। तो यदि मानता है तो रेडियस रेशियो, रेडियस ऑफ कटायन और अनायन, तो 0.155 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। ठीक, अच्छी बात। ये आइडियल नॉनसेंस, जस्ट फिट होना है। आइडियल किसकी कुछ, जैसे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, ऐसे आइडियल क्रिस्टलाइन कोई चीज जस्ट फिट था, दिस करस्पॉन्ड्स टू आइडियल की बजाय जस्ट फिट, राइट। ठीक, एंड जस्ट फिट इज नॉट डिजायरेबल। क्यों? एनायन एनायन रिपेल करेंगे, कैटायन कैटायन रिपेल करेंगे और टच करेंगे। दिस कॉन्टैक्ट शुड बी अवॉइडेड। तो रेडियस रेशियो पक्का इससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि बोरॉन का ऑक्साइड में होता है। अब ये फिगर कहां से ले आए थे? ये भी बताता हूं। अच्छा एक बात बताओ, अगर ट्रायंगुलर वॉइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 3। और एक बात बताओ क्या, एनायन के कैटायन के आसपास 3 एनायन है, तो कुछ अट्रैक्शन है। 4 होंगे ज्यादा होगा, 5 होंगे तो और ज्यादा होगा, 6 होंगे तो और ज्यादा, 7 8 9 10 11 12, जो भी जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी, कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस बढ़ती जाएगी। और हम तो चाहते हैं यार मैक्सिमम अट्रैक्शन हो, तभी तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। हाँ जी। तो ये बात तो पक्की है कि अगर आप चाहते हो कि आयनिक सॉलिड ट्रायंगुलर वॉइड में फिट हो जाए, तो उसका रेडियस रेशियो 0.155 से तो ज्यादा होना चाहिए। लेकिन कल इतना देखिए, ये मत देखिए, हाँ? तो ये सिर्फ ये कंडीशन हमने ड्राइव। अब आगे बढ़ते हैं, ये काट दिया था, लौटूंगा इस पर एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड, हाँ जी, तो जस्ट फिट होता था, हाँ जी, तो जस्ट फिट होता था तो 0.225 था। और हम चाहते हैं कि जस्ट फिट ना हो, धक्का मारकर कॉर्नर वालों को थोड़ा सा दूर करते ना, थोड़ा चौड़ा होकर बैठे, हाँ जी, तो रेडियस का रेशियो 0.225 से ज्यादा होना चाहिए। हाँ जी। तो लेकिन एक समस्या है कि मान लीजिए वो रेडियस रेशियो जो है वो 3.3, तो वो 0.225 से भी ज्यादा है। हाँ जी। और अगर वो 0.225 से ज्यादा है, तो वो 0.155 से तो निश्चित ज्यादा होगा। हाँ? तो इसका मतलब अगर किसी का रेडियस रेशियो 0.3 है, तो अब हमारे पास 2 रेंजेस आ, कौन सी? एक तो ये है कि वो ट्रायंगुलर वॉइड में भी फिट हो सकता है 0.155 से ज्यादा, और वो 0.41 सॉरी 0.225 से ज्यादा है, तो वो टेट्रा में भी फिट हो सकता है। तो अब 2 ऑप्शन है, ट्रायंगुलर या टेट्रा, अब किसमें रखूं उसे? तो जवाब ये है कि भैया यहाँ तो कोऑर्डिनेशन नंबर सिर्फ 3 था, और यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 तो ज्यादा अच्छा है। हाँ, हम ज्यादा अच्छा चाहते हैं, यस, तो उसको करना चाहिए बिल्कुल। तो अगर वो इससे ज्यादा हो गया, तो उसके पास भले ही दोनों ऑप्शन है कि वो 3 और 4 दोनों हो सकता है, पर फिर वो 4 में रहना चाहिए, फिर वो 4 में रहना चाहेगा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है कि तब प्रिफर करेगा वो टेट्रा। अच्छा, यहाँ पे जो लिखा था, काट दिया था, है सही है। 0.225 तक तो जलवा रहेगा किसका? ट्रायंगुलर वॉइड का, क्योंकि और कुछ हो नहीं सकता। लेकिन यदि वो 0.225 से ज्यादा हो, यदि वो 0.225 से ज्यादा हो गया, तो आप देखिए एक नया मजा आएगा। क्या? एक्चुअली ये इक्वल टू यहां नहीं है, ऐसे। अगर वो 0.225 से ज्यादा, तो अब वो कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका ऑप्शन आ गई, क्या वो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी रख सकता है? तो फिर यार 3 भी होगा, 4 करूंगा।
है ना? तो इसलिए वो रेंज थी कि भाई 0.155 तो ठीक था, वहां से 0.225 तक तो ट्रायंगुलर वॉइड में, इससे ज्यादा हो गया तो अब तो बल्ले बल्ले, अब तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आ सकते हैं ना, तो टेट्राहेड्रल वॉइड में आ सकते थे और उसमें आएंगे ना, पर उधर क्यों जाएंगे? बात तो सही। तो ये लिमिट कहां से लाए? अगले स्टेप से। ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लिमिट क्या? ऑक्टाहेड्रल वॉइड की लिमिट थी कि भैया 0.414 में तो जस्ट फिट होता था, और अपने को एनायंस को टचाना है नहीं, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे धक्के मारो और दूर करो, इसका मतलब जो रेडियस रेशियो है वो 0.414 से ज्यादा होना चाहिए। तो 0.4, और इसमें तो कोऑर्डिनेशन नंबर 7 बहुत मजेदार है, 6 हो जाता है तो और अच्छा है। तो मान लीजिए अगर रेडियस रेशियो किसी का है 0.5, तो वो 0.414 से ज्यादा है माना, और वो 0.225 से तो ज्यादा, तो जिसका 0.5 है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी जा सकता था और ऑक्टा में भी जा सकता था। तो प्रेफर क्या करेगा? अरे तो ऑक्टा प्रेफर करेगा ना यार, क्यों? जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 कर सकता है वो 4 में क्यों सड़ेगा? इसलिए लोगों ने कहा कि बेटा ये तो मजबूरी है इसकी, ये 0.4 मतलब वैसे तो इस कंडीशन में टेट्रा सही, लेकिन ये भी ध्यान रखना कि 0.414 को क्रॉस करेगा तो फिर टेट्रा में क्यों सड़ेंगे, ऑक्टा बन जाएंगे। मतलब अलाउड है वैसे तो टेट्रा में पड़े रहो, लेकिन हम तो फिर ऑक्टा का मजा लेंगे। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जी, हम इसको छोड़ देना चाहते हैं, ये मसला। ठीक है, जी लेंगे ऐसे, ठीक है ना? इसलिए ऑक्टा की शुरुआत हुई, वहां तक तो टेट्रा का मजा ले लिया हमने, ऑक्टा को क्रॉस किया तो ऑक्टा में रहेंगे। कब तक? जब तक 0.732 ना हो जाए। क्यों? कि जब एक बार 0.732 क्रॉस कर लिया, क्यूबिकल वॉइड में तो कोऑर्डिनेशन नंबर और बढ़ जाता है भैया, वो तो 8 हो जाता है। अरे बल्ले बल्ले, तो फिर तो 8 का मजा लेंगे, तो 6 में क्यों सड़ेंगे हम? हाँ, तो अगर 0.732 से बढ़ गया तब तो क्यूबिकल में समाने की हैसियत आ गई, फिर तो पार्टीशन नंबर 8 कर लेंगे। क्यूबिकल वॉइड कहां तक जा सकता है? 1 तक जा सकता है। और खुदा ना खास्ता, ये देखें, ये सारे केसेस अपन ने कवर कर लिए कि अगर वो ये इक्वल टू के साइन चलने लगे हुए ऐसे, अब क्यों मैंने सब लॉजिक बता दिया। जस्ट फिट भी होगा तो भी एनायन टच करेंगे, रिपेल करेंगे, ज्यादा होना चाहिए। ये रेडियस रेशियो, कैटायन एनायन की रेडिया का रेशियो देखें, अगर वो इस रेंज में है तो रेंज के हिसाब से हम बता सकते हैं कि कैटायन किस किस पॉइंट में डालना चाहिए या होगा प्रकृति में। राइट, ये है रेडियस रेशियो। लॉजिक की दृष्टि से बड़ा साउंड है, बड़ा सुंदर है। एक ही खोट है इसमें, क्या? ये चलता नहीं। व्हाट? ये जो हमने लॉजिक दिया था ना कि कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमाइज करने की कोशिश करें, ये होता है। कई बार कई परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब वो कम कोऑर्डिनेशन नंबर में भी जी लेता है। अच्छा, एनायंस टच नहीं करते, ये सच है। कैटायंस टच नहीं करते, ये भी सच है। और कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा नहीं, कभी कभी दूसरे कंफ्यूजन आ जाते हैं जिनको हम यहाँ काउंट नहीं ले पाते। इस वजह से प्रकृति में जो वास्तव में आयनिक सॉलिड्स पाए जाते हैं वो इस प्रोडिक्शन पर 100% खरे नहीं उतरते। कोई बात नहीं, तो 90% खरे उतर जाए, नहीं नहीं खोटे रहते हैं, 20-30% केसेस में चलता है, और 70-80% में फेल। क्या सड़ा रूल है जैसा है, पर नंदलेस ये था आपका रेडियस रेशियो रूल। राइट, चलिए, सो मच सो फार सो गुड फॉर इन जनरल क्या चीज, रेडियस रेशियो रूल। अब मौका है हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर। आयनिक कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनाते हैं? बड़ी मजेदार चीज है, बताते हैं आपको, देखिए। इन आयनिक कंपाउंड्स फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी क्या होता है? अ कैटायन मस्ट बी सराउंडेड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ एनायंस। ठीक है, ये वाइस वर्सा है। कैटायन के पास मैक्सिमम एनायंस हो, इसके पास मैक्सिमम कैटायंस होने चाहिए। ठीक है, सिमिलर चार्जेस शुड नॉट टच, अवॉइड होना चाहिए, सेम चार्जेस कैटायन में टच न करें। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायन क्या है कि उसके इर्द गिर्द कितने एनायन, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एनायन क्या है कि उसके इर्द गिर्द कितने कैटायन, बस ऐसा। जैसे देखिए एक क्वेश्चन छोटा सा, कंसिडर एन आयनिक कंपाउंड, ठीक है, इन विच एनायंस फॉर्म सीसीपी स्ट्रक्चर, cations occupy all the tetrahedral holes, find the relation between edge length of unit cell, radius of cation and radius of अगर टेट्राहेड्रल वॉइड्स में तो आपको याद होगा a√3/4, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था वो था a√3/4, हाँ जी, और यहां पर है एनायन और यहां पर है कैटायन, तो दिस इज रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, हाँ जी। अच्छा, तो पूछे फाइंड द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ, रेडियस ऑफ कैटायन एंड रेडियस ऑफ एनायन, तो लो जी आ गया ऐसा, एज लेंथ ए थी, एज लेंथ ए is 4/√3 times radius of cation plus radius of. This is a nice happy sweet relation and we have built upon this too. पहले हम बहुत सारे पुण्य अर्जित कराए हैं, उसके आधार पर हम मजे से लिख सकते हैं, कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड का डिस्टेंस होता है a√3/4, a√3/4 वो डिस्टेंस था कॉर्नर से टेट्राहेड्रल वॉइड के सेंटर तक का, और टेट्राहेड्रल वॉइड में बैठा है कैटायन, कॉर्नर पर है एनायन, तो जस्ट उनकी रेडियस को जोड़ दो, वही डिस्टेंस है, आ जाएगा। yes. And this brings us to a rock salt structure. Rock salt structure, जी हाँ, नमक का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल नमक का स्ट्रक्चर होता है, कैसे आइए, है ना। अगर आप वैसे रेशियो देखें, सोडियम और क्लोराइड आयन की रेडिया का एक्चुअल रेशियो देखें तो लगभग 0.5 बनाता है, सोडियम कटायन की रेडियस क्लोराइड आयन की लगभग आधी होती है। अगर ऐसा है तो आप देखेंगे ये रेशियो ये 0.414 और 0.732 के बीच में है, हाँ जी, इसका मतलब जो रेडियस रेशियो रूल भले कैसा भी फ्लॉप शॉप रूल है, लेकिन जो भी हमने उसमें देखा था उसके हिसाब से ये होना चाहिए था ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, बिल्कुल, और सच भी है, बाकायदा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में पाया जाता है कौन, सोडियम आयन। अगर क्लोराइड आयंस को आप मान ले एफसीसी लैडर्स है तो सोडियम ऑक्यूपाई करते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। मजे की बात है सिमेट्रिक है, उल्टा भी सच है, अगर आप मान ले कि सोडियम आयंस को एफसीसी लोकेशन पर हम देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं और आप पाएंगे क्लोराइड आयन उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में है, ऐसा नजर आ जाएगा। कोई भी एक कैटायन आयन में से अगर कोई भी एक होगा एफसीसी लोकेशन पर तो दूसरा उसके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होगा। यह खूबसूरती है किसकी, रॉक सॉल्ट या NaCl स्ट्रक्चर की, राइट। तो क्लोराइड सीसीपी में है या एफसीसी लोकेशंस पर है, सोडियम आयन सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होंगे, एंड वाइस वर्सा, ये यहां तक तो सब जगह लिखते हैं, एंड वाइस वर्सा कई बार बच्चों को क्लियर नहीं होता, उनको लगता था स्ट्रक्चर देखिए कि ऐसा आ तो सकता है, पर एकदम वो कंफ्यूज रहते हैं, फील स्पष्ट नहीं होती। साफ सुन लीजिए, ये सच है और ये हर स्ट्रक्चर के लिए सच होता है, रॉक सॉल्ट के लिए सच है, एक एक स्ट्रक्चर के लिए अलग से बताना पड़ेगा, ऐसे अपन सबको एक लाठी से नहीं भाग सकते। अच्छा ठीक है, और जैसे मैंने कहा था अगर आप देखेंगे यूनिट सेल तो एज लेंथ ए ऑफ यूनिट सेल हो जाएगी 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ अनायन। जैसे क्लास की शुरुआत में मैंने आपको बताया था कैटायन और अनायन का हिसाब किताब है, हाँ क्या बताया था आपने, याद नहीं आ रहा हमें, दोबारा यूनिट सेल बना लेते हैं, बनाइए फटाफट, है ना, और वैसे बहुत समय नहीं होता है, यू कैन इजीली मैनेज दैट बट लेट्स मेक इट अगेन, नो ठीक है। तो एनायन एनायन और कैटायन कैटायन कांटेक्ट नहीं होता, तो आप पाएंगे रेडियस ऑफ सोडियम और रेडियस ऑफ क्लोराइड आयन कितना है, वो है A/, ये कैसे आ गया, मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं आपको ताकि आपको साफ साफ दिख जाए। ऐसे मेरे साथ बनाइए, क्या क्या कर रहे हैं, डायग्राम बना रहे हैं, आप भी बनाइए, हम क्यों बनाए अपनी कॉपी में डायग्राम, हमें क्या जरूरत है, एग्जाम देंगे वहां तो खाली ABCD ऑप्शन मार्क करने होते हैं, मूर्खता की बातें ना करें, खाना क्यों खा रहे हैं, जिंदा तो रहना चाहते हैं ना, इसलिए खाना खा रहे हैं, एग्जैक्टली। तो एग्जाम में तो ABCD ऑप्शन मार्क करने होते हैं तो भोजन क्यों कर रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं। वैसे ही कुछ अंडरस्टैंडिंग नाम की चीज होती है ना, तो सिर्फ
और एबीसीडी ऑप्शन फटाफट मार्क कर सकें, इसके लिए अंडरस्टैंडिंग बड़ी अच्छी और डीप होनी चाहिए। और वो प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग कई बार ढंग से तब आती है जब आप अपनी नोट्स खुद लिखें और अपने डायग्राम्स खुद बनाएं हैं। हाँ जैसा मैं कर रहा हूं, आइए मेरे साथ खींचिए। क्या कर रहे हैं आप? एफसीसी स्ट्रक्चर देखिए। एफसीसी स्ट्रक्चर में फेस सेंटर पर है सोडियम क्लोराइड में से किसी भी एक को मान लीजिए जिसमें आपकी श्रद्धा ज्यादा हो, या कोई भी मान सकते हैं। जी हाँ, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में कुछ भी मान सकते हैं, चलेगा, कोई पाप नहीं। ये क्या बना रहे हैं? ये सिर्फ एनायंस हैं। वाओ, और ये टच कर रहे हैं ना, खबरदार ये टच ना करें, इसकी व्यवस्था करनी है। ये टच कर गए तो दिक्कत आ जाएगी। क्यों? रिपेल करेंगे, बुरा लग जाएगा लोगों को। और क्या है? कैटायंस कहाँ है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पर। अरे वाह, ये सफेद सफेद क्या है? कैटायंस हैं। ये एज सेंटर्स पर हैं, देखिए आप साफ साफ देखिए, ऐसे एज सेंटर पर ही, इस तरह से। क्या कैटायन और नाइन टच कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। क्या कैटायन दूसरे कैटायन में टच है? सिमिलर चार्जेस आर नॉट टचिंग ईच अदर एंड ऑपोजिट चार्जेस आर वेरी मच टचिंग ईच अदर। क्यों? क्यों टच कर रहे हैं ऑपोजिट चार्ज? टिके तो रहेंगे ना, एक तो हवा में थोड़े तैरेंगे, एक के ऊपर एक, कहीं तो टिकेंगे। ये देखिए, ये बड़ा खूबसूरत क्रिस्टल स्ट्रक्चर है रॉक सॉल्ट का। एक एक जो व्हाइट वाला एटम है वो बॉडी सेंटर पर भी होता है। क्यों? ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज सेंटर्स के अलावा बॉडी सेंटर पर भी होता है, तो वहां भी होगा, जरूर होगा। पर यहाँ बाहर के उसमें उसको दर्शन नहीं हो रहे, कोई बात, टेंशन मत लीजिए। ये क्या है? ये है रेडियस ऑफ एनायन, ये है रेडियस ऑफ कैटायन, ये है रेडियस ऑफ कैटायन, और ये है रेडियस ऑफ एनायन। तो अब पूरी लेंथ क्या है? पूरी क्यूब की एज लेंथ है ए, तो ए हो जाएगा रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन प्लस कैटायन प्लस एनायन, ये 2 टाइम्स रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। जी हाँ, बिल्कुल। और अगर ऐसा है तो आप देखिए, और ओवरऑल आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, बड़ी प्यारी जी यहाँ लिखी हुई है कि रेडियस ऑफ कैटायन प्लस एनायन, ये हो जाएगी एज लेंथ अपॉन 2, एज लेंथ ए डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है, हर एक के लिए नहीं, पर जिनका नमक जैसा स्ट्रक्चर होगा, एक आयन कैटायन एनायन में से कोई एक एफसीसी लोकेशन या सीसीपी लोकेशन पर, और दूसरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में, उसके लिए लिख सकते हैं एज लेंथ ए इज 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। राइट? कितनी NaCl यूनिट्स एक यूनिट सेल में? 4 क्लोराइड आयंस है एफसीसी लोकेशन पर, और 4 ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड थे, और हर एक में है सोडियम आयन। लो कर लो बात, तो 4 टाइम्स NaCl एक यूनिट सेल में है। Z बराबर 4 फॉर टोटल NaCl, एक Na और एक Cl नहीं, पूरा NaCl मिलाकर ऐसी ऐसी 4 यूनिट है। ठीक है, तो कितने सोडियम आयन है एक यूनिट सेल में? 4। कितने क्लोराइड आयन है नेट एक यूनिट सेल में? 4। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। तो Na4Cl4 लिख दें। आयनिक कंपाउंड कैसे लिखते नहीं, आप चाहें तो लिखते हैं, आपकी श्रद्धा है, अदरवाइज लोग तो सिर्फ NaCl लिखते हैं और बोल देते हैं Z बराबर 4 है नमक या रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर्स के लिए। डन? ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर बताइए, सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? हर सोडियम आयन है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इसका मतलब हर सोडियम आयन सराउंडेड है 6 क्लोराइड आयन के द्वारा, तो सोडियम आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है 6। अच्छा, और अगर आपके पास क्लोराइड आयन देखें, तो हर क्लोराइड आयन भी सराउंडेड है 6 सोडियम आयंस के द्वारा, तो उसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 6। राइट? देयर वी आर, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों का हो जाएगा 6 ईच। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा। शानदार है। तो फॉर्मूला क्या है? NaCl, नमक, जानते ही आप बात। डिस्टेंस विस्टेंस निकालिए, नियरेस्ट नेबरों के ब्ला ब्ला ब्ला, कॉमन सेंस से निकाल सकते हैं। सोडियम आयंस एक सोडियम से दूसरे सोडियम का, या एक सोडियम से दूसरे क्लोराइड का, या एक क्लोराइड से दूसरे क्लोराइड का,
अगर ऐसे निकालना चाहें तो क्या हम निकाल सकते हैं? हम बहुत ही मजे से निकाल सकते हैं। कैसे? तो तीनों डिस्टेंस आइए आपको कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आप जरा फटाफट में डायग्राम दिखा देता हूं आपको कि अच्छे से डायग्राम आपने बनाया है तो मजे से कैलकुलेट कर सकते हैं आप। कैसे? देखिए, क्या आप मुझे नियरेस्ट डिस्टेंस बता सकते हैं एक सोडियम और एक क्लोराइड के बीच? हैं? हाँ, एक सोडियम और एक क्लोराइड के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? वेल, ये तो टच ही कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो सोडियम और क्लोराइड के बीच का नियरेस्ट डिस्टेंस तो बस इतना ही हो जाएगा, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनोड। अच्छा, आप सही है। और दो सोडियम आयंस का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा और दो क्लोराइड आयंस का नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगा? मान लीजिए कोई ये पूछता है हमसे तो कैसे बताएंगे? देख लो सबसे पास पास कौन सा सोडियम आयन नजर आ रहे हैं। मुझे तो ये लग रहा है कि ये सोडियम आयन बड़े करीब। अच्छा, ऐसा? जी हाँ। एज लेंथ है ए, तो आधी एज लेंथ है ए अपॉन टू, और ए अपॉन टू और ये भी ए अपॉन टू, तो ए अपॉन टू रूट टू। ऐसा डिस्टेंस नजर आता है दो सोडियम आयंस के बीच में। अच्छा, और सच तो ये है इतना ही डिस्टेंस नजर आता है किसके? दो क्लोराइड आयंस के बीच में भी। क्यों? उसी सिमेट्री में तो है, उसी क्यूब में है, वैसे ही तो बैठे हैं, तो और कहाँ जाए? अच्छा, तो a upon root 2, जी हाँ, a upon root 2 seems to be, and it indeed is the nearest distance between two sodium ions या two chloride ions, right? आइए फटाफट देखते हैं। आप उस चार्ट पे लौटते हैं जो हम बना रहे थे। ये देखिए, सोडियम से सोडियम a अपॉन ये था। क्लोराइड आयन के लिए नियरेस्ट सोडियम आयन है a/2 पर, और नियरेस्ट दूसरा क्लोराइड आयन है a अपॉन रूट 2 पर, जो हमने देखा था। ठीक है। और सोडियम आयन के लिए नियरेस्ट क्लोराइड वही सेम a/2, और नियरेस्ट दूसरा सोडियम a अपॉन रूट। ये नंबर ऑफ नेबर लिखे हुए हैं। सोडियम आयन 6 क्लोराइड से, क्लोराइड 6 सोडियम से सराउंडेड है, तो सोडियम के कितने क्लोराइड है? 6। अच्छा, और क्लोराइड के कितने सोडियम है? 6। ये 12 क्या लिखा हुआ? सिर्फ क्लोराइड को देखोगे तो वो एफसीसी लोकेशन में, एफसीसी लोकेशन सीसीपी क्यूबिक क्लोजेस्ट पैक स्ट्रक्चर है। इसमें वो लेयर ए बी सी लगी होती है। हाँ जी, और उसमें हर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 12। जी हाँ, वहां से आया 12। अच्छा, सिर्फ सोडियम आयंस को देखोगे तो वो भी ए बी सी लेयर्स में लगे हैं। अच्छा, ऐसा है? जी हाँ, उनका भी एक दूसरे के में कोऑर्डिनेशन नंबर अगर देखना चाहेंगे आ जाएगा 12। और वैसे आयनिक कंपाउंड में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑपोजिट चार्ज के हिसाब से कहा जाता है, सेम चार्ज के हिसाब से वैसे भी नहीं कहा जाता। राइट? चलिए, कोई एग्जांपल्स हैं? आप देखिए, कई सारे अल्कली मेटल हैलाइड्स रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन सा? वेल, ऑक्साइड्स तो ही पड़ोसी वाले, एमजीओ, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और हीलियम के ऑक्साइड्स रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। सारे अल्कली हैलाइड्स, मतलब एमएक्स एक्सेप्ट सीजियम। सीजियम का क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड थोड़ी पाला बदल लेते हैं, एक अलग स्ट्रक्चर उनका होता है जिसको हम सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा, बाकी सारे अल्कली मेटल हाइड, तो लिथियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, सोडियम फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे ही पोटेशियम और रुबीडियम, इन सबके फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इवन सीजियम का फ्लोराइड, ये सब अख्तियार करते हैं, ये सब अज्यूम करते हैं रॉक सॉल्ट्स। ये कैसे पता लगा आपको? ये प्रकृति का सत्य है। वैज्ञानिकों ने एक्सपेरिमेंट एक एक के अलग अलग करे और ये पाया, ये प्रेडिक्ट नहीं होता, ये रट कर ही याद रखा जा सकता है। रट डालने से, सुन लीजिए एक बार, याद हो जाए तो ठीक है, अदरवाइज कोई इस तरह से पूछता नहीं है कि प्रेडिक्ट करिए रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि पागलपन की सटीक है। चलिए, बात देखिए, एक मजेदार बात चलते चलते फिर से याद दिला। सिमेट्री रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बहुत अद्भुत है। आप क्लोराइड को एफसीसी में मान लेंगे तो सोडियम आ जाएगा ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में। आप सोडियम को भी एफसीसी में मान सकते हैं और तब क्लोराइड आयन आ जाएंगे ऑक्टाहेड्रल बॉइड्स में। 3-4 बार पहले बोल चुका हूं, फिर बार बार रेखांकित करके रिपीट कर रहा हूं। क्यों? बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी, राइट?
क्वेश्चन की बारी है, क्वेश्चन करते हैं, देखिए। इन अ सॉलिड AB having rock salt structure, A atoms occupy the corners of the cubic unit cell. Oh my God. ठीक है. If all the face centered atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is, ठीक है, हमको कह दिया कि ऐसे ए बी है। अब ए बी में अगर ए एटम्स कॉर्नर ऑक्यूपाई कर रहे हैं तो 1/8 × 8 तो कॉर्नर हो गए, और जो कॉर्नर ऑक्यूपाई करते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर में वही एफसीसी लोकेशन लेते हैं, मतलब वो 6 लोकेशन 1/2 वाली भी होंगी। क्यों? वो फेस सेंटर भी पक्का ऑक्यूपाई करेंगी। अच्छा, ऐसा बोल रहे हैं आप? जी हाँ, ऐसा बोल रहे हो। फिर बोला है इफ ऑल द फेस सेंटर एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिस, ये है वन ऑफ द एक्सिस ऐसे, और बोला है कि ये एटम्स जो येलो वाले एटम्स दिखाए हैं इनको रिमूव कर दिया जाए। अच्छा, इससे क्या होगा? 6 थे फेसेस, 2 रिमूव हो गए, ये और ये रिमूव हो गए, तो कितने बचेंगे? 4। तो अब ए एटम्स बचे हैं 1 + 2 यानी 3, और अगर आपको याद हो बी तो पहले 4 थे और बी तो वैसे ही 4 रहेंगे, तो अब रिजल्टेंट स्टोइकियोमेट्री कितनी हो जाएगी? पहले A4 B4 था, अब एक ए हट गया है तो अब बचेगा A3 B4। A3 B4, द करेक्ट आंसर इज दिल्ली डी। प्राचीन प्रश्न है, शताब्दी के पहले वर्ष का क्वेश्चन, 2001 का क्वेश्चन है। देखिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखने लायक है, दर्शन कीजिए। मुश्किल नहीं है पर फिर भी अच्छा क्वेश्चन। ये तो हुई रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर की बात। अब हम बात करते हैं जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर की। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर, ZnS एक बड़ा अद्भुत कंपाउंड है। ZnS के दर्शन आपने शायद उसमें करे, किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में कैथोड रे ट्यूब वगैरह में कोटिंग करते थे ZnS की। जब इस पर इलेक्ट्रॉन्स का स्ट्रीम पड़ती है तो ये ग्लो करता है। अच्छा, बड़ी अद्भुत प्रॉपर्टी थी। जी हाँ, लेकिन ZnS कंपाउंड 2 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में क्रिस्टलाइज करता है। एक जिसको कहते हैं जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, और एक जिसको कहते हैं वुडसाइड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड जो CCP या FCC स्ट्रक्चर बनाता है, और वुडसाइड बनाता है HCP। अच्छा, आई एम श्योर यू आर क्वाइट फेज्ड बाय दिस। फेज्ड FCC और जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। अच्छा, व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? वुडसाइट और HCP स्ट्रक्चर। आप देखें, वुडसाइट बनाता है HCP स्ट्रक्चर। फेज्ड और व्हाट? फेज्ड और व्हाट? ये क्या है? इट्स अ सिंपल स्टूपिड निमोनिक टू रिमेंबर कि भैया जिंक ब्लेंड वाला FCC था और जो वुडसाइट था वो HCP स्ट्रक्चर है। आई रिपीट, ये प्रेडिक्ट नहीं होते, ये याद ही करने पड़ेंगे। वो याद कर ले, बुरा तो नहीं है, एक दो रिप्रेजेंटेटिव केसेस तो आपको याद हो अच्छे। क्या है ZnS स्ट्रक्चर? एक्सपेरिमेंटल रेशियो देखेंगे तो जिंक और सल्फाइड आयन सल्फाइड बहुत विशाल होते हैं, जिंक बहुत छोटे, रेशियो मात्र 0.3 होता है। अच्छा, तो ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स का मसाला है। जी हाँ, ये टेट्राहेड्रल वॉइड का मसाला है, और ये होता भी। पर किसके टेट्राहेड्रल वॉइड्स? वुडसाइट, आई मीन HCP स्ट्रक्चर के या CCP के? दोनों में टेट्राहेड्रल वॉइड्स हुबहू एक जैसे होते हैं, भले ही आप क्यूबिक में हो या हेक्सागोनल बेस पर हो। दोनों ही स्ट्रक्चर बनाता है ZnS। HCP में बनाता है तो एक अलग नाम से जाना जाता है, वुडसाइट कहते हैं, और अगर क्यूबिक में बनाता है तो एक अलग नाम से जाना जाता है, उसे जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर कहा जाता है। अच्छी बात है। क्या होता है इसमें? कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं इसमें? पहली बात तो ये कि सल्फाइड आयंस जाएंगे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। अगर जिंक को हम मानते हैं FCC पे, या उल्टा भी मान सकते हैं। अगर सल्फाइड आयंस को हमने माना कि FCC लोकेशन पर है, सल्फाइड आयंस CCP को FCC भी बोलते हैं, अगर वो FCC लोकेशन पर हैं, तो जिंक आयंस, पहली बात तो अगर टेट्राहेड्रल वॉइड में जा रहे हैं बिल्कुल, और अगर वो टेट्राहेड्रल में जा रहे हैं
तो टेट्राहेड्रल तो डबल क्यूब। अगर एक एक क्यूब देखें तो एक क्यूब में कितना सल्फाइड है? एफसीसी लोकेशन 4 है तो 4 सल्फाइड है। 4 सल्फाइड है तो 8 टीवी है टेट्राहेड्रल बॉल। हर एक में नहीं, अपने को खाली इसके आधे यानी 4 टेट्राहेड्रल बॉल्स में जिंक को सेट करना है। जिंक आयंस ऑक्यूपाई हाफ द टेट्राहेड्रल बॉल्स। तो कौन सा हाफ, अपर हाफ या लोअर हाफ? ऐसे अपर लोअर नहीं करते, इनफैक्ट डायगोनल वॉइड्स बोलते हैं। चल गया जी हाँ। आपको याद होगा हमने कहा था टेट्राहेड्रल वॉइड्स की लोकेशन क्या है एफसीसी में। एक एफसीसी के क्यूब के 8 टुकड़े करो, 8 मिनी क्यूब्स बनते हैं। हाँ जी, हर मिनी क्यूब के सेंटर पर है टेट्राहेड्रल वॉइड, हमने कहा था, याद है आपको? हाँ याद करो। वैसे ही देखिए, अगर इसी क्यूब को टॉप से देखिए ऐसे, तो आपको ये दिखेगा। हाँ जी, तो टॉप में हम ये यहाँ पे जो फिगर बनी है ये बताना चाह रहे हैं कि जो टॉप वाला है इसमें ऑल्टरनेट मतलब इन दो डायगोनल वालों को खाली छोड़ दिया है और दो डायगोनल वालों में जिंक आयन कर दिया है। अच्छा, और इन्हीं के नीचे फिर से ऐसा ही होगा। ये टॉप 4 हैं तो ये बॉटम 4 होंगे। और इन बॉटम 4 में क्या किया है, इनने शरारत करी है कि जिनके जहां पे टॉप फिल्ड अप है वहां बॉटम में खाली कर देंगे एंड वाइस वर्सा बॉटम ऐसा। पता नहीं क्या बोल रहे हैं, समझ में नहीं आता। हमारे स्ट्रक्चर बना के दिखा देता हूँ तुमको। थोड़ा सा ड्रॉ करने में टिपिकल जरूर पड़ता है, तो बड़ा खूबसूरत स्ट्रक्चर हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ बना हुआ जिंक ब्लेंड का। और मैं एक बार आपको मिनी क्यूब बनाकर ड्रॉ करके बहुत अच्छे से इसको दिखा देता हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी पर आप भी ड्रॉ कीजिए और उससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को थोड़ा सा टफ लगता है ये, क्यों? क्योंकि वो ड्रॉ नहीं करते। आप मेरे साथ ड्रॉ करिए, सारी टफनेस इवेपोरेट हो जाएगी, फटाफट चुटकियों बना लेंगे आप इसे। ऐसे क्यूब बनाना आना चाहिए आपको। आखिर क्यूब क्या खूब है, आखिर क्यूब। तब बड़ा क्यूब बना रहे हो, 8 टुकड़े करने हैं तो विशाल तो थोड़ा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये हो गया। और 8 टुकड़ों का मतलब एक, आइए काट डालेंगे इसे। ऐसे। अच्छा, तो कौन कौन से क्यूब हैं जिनकी बातें आप करना चाहते हैं? तो आप देखिए एक मिनट, अगर वैसे अंदर वाले क्यूब भी आप साफ साफ देखना चाहें, हम तो फ्रंट से दिख रहा है। हाँ, अंदर वाले सारे बनाएंगे तो थोड़ा सा किचपिच हो जाएगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये एक क्यूब है। अच्छा, और ऐसे ही उसके नीचे जो दूसरा क्यूब। अच्छा, दो ये हो गए। जैसे ये एक टॉप और बॉटम हो गए। ऐसे ही आप 3D में जैसे देखेंगे आखिर एक इधर उधर लग जाएंगी, है ना? ऐसे ही ये 1 2, बिल्कुल इनके छत पे लिख देते हैं। छत पे 1 लिखा है, इसकी छत पे 2 लिखा है। ऐसे ही 3, और नीचे वाला अगर आप देखेंगे तो 4। इसकी छत बनाई नहीं है, ड्रॉ नहीं करी अलग से, तो ऐसे ही 5 6 और 7 8 ऐसे। तो यहाँ जो कहा जा रहा था, हाँ हाँ, क्या कहा जा रहा था ये, कि अगर मान लीजिए आपने एक यहाँ पे ये जो मिनी क्यूब है इसके सेंटर पर आपने जिंक रखा, तो फिर आप इसको और इसको छोड़ दीजिए, यहाँ मत रखिए, तो यहाँ रख दीजिए ऐसे। इसी को जब पीछे ड्रॉ किया हुआ था ऐसे ड्रॉ किया था कि अगर यहाँ पे एटम है जिंक के तो ये खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं। अच्छा, और नीचे, नीचे जिनकी खोपड़ी खाली है वो यहाँ पे उनको नीचे यहाँ इस क्यूब में एटम रख देंगे और यहाँ इसमें एटम। अच्छा, ये मतलब है आपका? जी हाँ, बिल्कुल यही मतलब है हमारा। जैसे ऐसे देखिए,
जो नीचे वाला क्यूब है ना, इसको शेड दे दिया है हमने ऐसा, पीछे इसको भर देंगे, और ऐसे ही इधर, अब ये पीछे पड़ गया है, छुप गया है, तो हम उसको बहुत क्लियरली नहीं बना सकते, लेकिन साथ में बनाइएगा, बन जाएगा। इतने सारे शेडिंग, इतने सारे क्यूब, बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा नहीं है, तो कंफ्यूज वाली लाइन मिटा दी, इसको इसमें रखेंगे और इसमें। समझ में आई बात? हाँ जी। और एक मजेदार बात और है क्या, ऑक्टाहेड्रल वॉइड आठों कनेक्ट करते थे तो बनता था क्या, बनता था टेट्राहेड्रॉन। हाँ जी, नहीं बनता था क्यूब। और यहाँ पर अगर इसके सेंटर 1 2 और यहाँ का सेंटर 3 और यहाँ का सेंटर 4, इन्हें अगर जोड़ देंगे आप, अगर इन्हें जोड़ देंगे तो आपको मिलेगा एक टेट्राहेड्रॉन। क्या बात कर रहे हैं आप, जी हाँ, आपको मिलेगा एक टेट्राहेड्रॉन। अगर ऑल्टरनेट सेंटर्स आप जोड़ देंगे तो आपको बड़ा खूबसूरत टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। कैसे, आप देखिएगा ऐसे, ऐसे। ये जो येलो कलर के हैं, ये वो मिनी क्यूब के सेंटर्स हैं। अच्छा, और यहाँ टेट्राहेड्रल वॉइड्स हैं, जी हाँ, वॉइड तो 8 थे, उसमें से 4 ऐसे जो येलो वाले हैं जहां जिंक आयन रखे हैं। अरे वाह, ऐसा है, जी हाँ, ऐसा। और इनको जैसे मैंने कहा था, अगर आप जोड़ेंगे तो आपको टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। अच्छा, इसीलिए टेट्राहेड्रल वॉइड में है? नहीं नहीं, टेट्राहेड्रल वॉइड में तो इसलिए है क्योंकि अगर इनके आजू बाजू वाले जैसे 1 2 3 4 इसको जोड़े आप, इसके कब्जे में ये यहाँ पे एटम है, इनमें टेट्राहेड्रल वॉइड। लेकिन एक कोइंसिडेंस ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइडों को भी आपस में जोड़ देंगे, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स को, तो एक नया टेट्राहेड्रॉन मिल जाएगा। पूरा स्ट्रक्चर बहुत ही पूरी तरह से सिमेट्रिक है इस। अच्छा, तो एक बात बताइए, जैसे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होता था कि सोडियम की जगह क्लोराइड और क्लोराइड की जगह सोडियम डाल सकते थे, क्या जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर में भी ऐसा है? हाँ। क्या मतलब है आपका, मतलब बहुत साफ है। अगर आप इमेजिन करते हैं, सिर्फ सल्फाइड आयंस को देखते हैं, तो वो एफसीसी लोकेशन में देखेंगे तो जिंक आपको दिख जाएगा हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। ठीक है, उल्टा भी कर सकते हैं। कैसे, अगर आप सिर्फ जिंक आयंस को देखिए, आप उनको भी कल्पना कर सकते हैं कि वो भी एफसीसी स्ट्रक्चर में हैं, होंगे। और अगर अब सल्फाइड को चेक करेंगे तो आप पाएंगे उनके ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में सल्फाइड भी पाए गए। तो यहां भी इंटरचेंजेबल है, जी हाँ। आप जिंक या सल्फाइड में से जिसको चाहे मान ले एफसीसी है, और जो दूसरा आयन होगा वो ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा। ऑल्टरनेट का मतलब यहां पे समझाया हुआ है ऐसे। अच्छा, समझ गए, समझ गए, बिल्कुल समझ गए, शानदार है आप। चलिए, कटायन कटायन और एनायन एनायन टच नहीं करते, तो करना भी नहीं था। और इसको सॉल्व वॉल्व करके दिखाइए, कैसे सॉल्व करेंगे। रेडियस ऑफ जिंक और रेडियस ऑफ सल्फाइड। नाउ प्लीज नोट, अगर सिर्फ एक मिली क्यूब को देखें तो कॉर्नर पर है सल्फाइड और टेट्राहेड्रल वॉइड पर है जिंक। तो पूरा जो ये एज लेंथ अगर ए है, तो बॉडी डायगोनल कितनी है, बॉडी डायगोनल होगी a√3। और इस मिनी क्यूब की बॉडी डायगोनल कितनी होगी, आधी। और उसका सेंटर कहां पर होगा, उसके आधे पर। अच्छा, ये तो पुरानी बात है, रिपीट कर रहा हूँ। हाँ जी। और यहां तक पहुंचने के लिए आप कटायन एनायन दोनों से होते हुए पहुंचेंगे, तो दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। अच्छा, तो ये तो लिखा है रेडियस ऑफ कटायन एनायन कितना है, a√3/4। यस, इट इज इक्वल टू a√3/4। तो यही फॉर्मूला है, जी हाँ, यही फॉर्मूला है और यही मंत्र है इसका, इस जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर का। रॉक सॉल्ट में क्या था, a/2 was equal to रेडियस कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन। यहाँ पर रेडियस ऑफ कटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन इज नॉट सिंपली a, it is a/2 into √3/4। दिस इज जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। एक क्यूब में कितने सल्फाइड है, 4, और कितने जिंक है, 4, ऑफ कोर्स। तो Zn4s4 लिख लें, बिल्कुल। और कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखोगे तो वैसे ही आ जाएगा। Each zinc is surrounded by 4 sulfides and each sulfide in turn is surrounded by 4 zinc ions. कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कटायन रिस्पेक्ट टू एनायन, एनायन रिस्पेक्ट टू कटायन देखोगे तो 4 4 है। सिर्फ कटायनों को देखोगे आपस में वो एफसीसी लोकेशन पर आएंगे तो 12,
सिर्फ एनायंस को देखोगे तो वो भी एफसीसी पे जाएंगे, वो भी 12। ऐसा आसान है, बिल्कुल आसान। ठीक, पूरा चार्ट रखना पड़ेगा सब। रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर ज्यादा वैल्यूबल था, इसकी इतनी इज्जत नहीं है, पर फिर भी डेफिनेशन तो आनी चाहिए। अच्छा, और एग्जाम्पल भी है, cuprous halides, CuCl, CuBr, CuI, silver halides, they often occur, exhibit zinc blend structure. Then, जिंक ब्लेंड पर ही आधारित है एक बहुत ही मनोरंजक दूसरा स्ट्रक्चर जिसको दुनिया कहती है डायमंड स्ट्रक्चर। वाओ, द डायमंड स्ट्रक्चर, जी हाँ। अरे हीरे तो हम हैं, हाँ, आप तो हीरे हैं ही सही, नो डाउट है ना, लेकिन हीरो में भी हीरा तो होता ही है ऑफ कोर्स, है ना। हम डायमंड्स का स्ट्रक्चर देखें, डायमंड्स भी जेडएनएस टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है, उसमें कैटायन आयन तो होते नहीं है, हाँ। तो ऑल एफसीसी लोकेशन पर है कार्बन, और हाफ द टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स पर भी वही है, कौन, कार्बन। अच्छा, तो कितने एटम्स हैं, 4 एफसीसी के, 4 टेट्राहेड्रल बॉन्ड्स के, टोटल 8 कार्बन एटम्स हैं एक यूनिट सेल में। दैट इज लवली। ये है बहुत ही शानदार डायमंड स्ट्रक्चर। 8 कार्बन एटम्स पर यूनिट सेल, मेक्स लॉट ऑफ सेंस। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर आप देखें, अब भाता था रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन, तो रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन हो जाएगा रेडियस ऑफ कार्बन प्लस रेडियस ऑफ कार्बन, and radius of carbon plus this is nothing but distance of CC bond। जो CC bond का distance है वो हो जाएगा, और वो कितना है, a√3/4 into h length। अच्छा, ठीक है, that's it। डेंसिटी ऑफ डायमंड से कार्बन एटम की रेडियस निकाल सकते हैं, डायमंड में बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर अपने को कैलकुलेशन करना हो, ये सब डेटा दिया हो तो बहुत मजे से निकाल सकते हैं। पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है डायमंड लैटिस में, प्लीज नोट, जब तक रेडियस ऑफ कैटायन रेडियस बनाए 2 वेरिएबल थे, अपने को मुश्किल आ रही थी, अब एक ही बचा है, तब एफिशिएंसी भी निकाल सकते हैं। मात्र 34% आ रही है, कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए देखिए। अगर इनको स्फीयर्स मानते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन सेम है और आर मान लेते हैं, अगर ये पक्के स्फीयर्स हैं, हाँ जी, तो एक चीज तो आपको दिख गई है साफ साफ, क्या, कि a√3/4 इस रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन जो था, विच इज 2r। हाँ जी, तो ए और आर के बीच में रिलेशन आ गया, बिल्कुल। और एफिशिएंसी ईटा कितनी होती है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो एक एटम था, और ऐसे ऐसे 8 एटम हैं, 8 स्फीयर्स हैं एक क्यूब में, डायमंड स्ट्रक्चर में, और एक क्यूब तो नीचे आएगा ही सही। हाँ, तो बस देख लीजिए, 4/3 इंटू 8 इंटू पाई, यहाँ आर क्यूब, ठीक है। और ए क्यूब कितना हो जाएगा, ए इज 8/√3r, ए क्यूब इज इस तक ये आ जाएगा। हाउ मच इज दैट, दिस इज 8³ अपॉन 3√3 r³ कैंसिल हो जाएंगे इस तरह से, अपॉन 3 कट जाएगा, बिल्कुल, ईश्वर हमारी रक्षा करें। आ जाएगा 4π√3/64, चुक जाएगा ये कितना, इसे सॉल्व कर लीजिए, बड़े प्यार से आ जाएगा। इसको ऑफकोर्स ये फ्रैक्शनल एफिशिएंसी है, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आप देखेंगे 34% आ जाएगा। दैट्स इट, दैट्स इट, ठीक है। तो काफी खुला खुला सा लैटिस है, ज्यादा एफिशिएंसी नहीं लगती है, जैसा है भगवान ने बनाया है ऐसा। डायमंड तब भी न तो कंप्रेसिबल होता है, ना कठोर, बिल्कुल रिजिडली अपनी जगह जमे होते हैं एटम, बड़ी खास बात है। एक चीज और, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर 52% फिलिंग में अनस्टेबल हो जाया करते थे, 34% में भी डायमंड टनाटन है और मजेदार, देखिए। सो फार सो गुड, अभी तक हमने जो पढ़ा है कि उसको समराइज कर लें एक बार, बिल्कुल। अभी हमने कहा था, एक है रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर, इसमें कैटायंस और एनायंस, दे ऑक्यूपाई एफसीसी
और दे ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। रिवर्सिबल है ये, उल्टा भी कर सकते हैं, ठीक है। और रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू a/2। ये रिलेशन है कैटाइन एनाइन और एचिलिन का। ऐसे ही जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, ये ZnS स्ट्रक्चर है और ये NaCl स्ट्रक्चर। ऑल anions occupy FCC positions and half the tetrahedral voids are occupied by cations and vice versa। उल्टा भी कर सकते हैं। यहाँ रिलेशन क्या था, रेडियस ऑफ कैटाइन प्लस रेडियस ऑफ एनाइन बराबर था a√3/4। अच्छा, और एक उसी का स्पेशल केस था डायमंड स्ट्रक्चर, जिसमें एनाइन, इसमें कार्बन एटम्स at FCC प्लस हाफ PBs, न्यूट्रल एटम्स है, आयनिक कंपाउंड नहीं है, ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ कैटाइन आयन बराबर आ जाएंगे, जी हाँ। तो R बराबर हो जाएगा a√3/8। क्यों, कैटाइन आयन सेम हो गए तो R प्लस R 2R, ऐसा आ जाएगा। अभी तक जो हमने पढ़ा है अलग अलग आयनिक स्ट्रक्चर्स के बारे में, बच्चा लोग, ये है इसकी समरी। इस तरह से ये आपको याद करनी है, ये आपको जरूर याद करनी चाहिए। मतलब डेफिनेशन तो लर्न करनी पड़ेगी कि रॉक सॉल्ट क्या है और जिंक ब्लेंड क्या है और डायमंड स्ट्रक्चर क्या है, बाकी तो खैर आपके सामने है ही सही। एक चीज और है, एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग 34% के आसपास है डायमंड स्ट्रक्चर की। अपने आप में बहुत ही यूनिकली घटिया पैकिंग है, फिर भी डायमंड्स मस्त और टनाटन होते हैं, ये भी बड़ी मनोरंजक बात। ठीक, चलिए और क्या है, ऐसे कई स्ट्रक्चर है, अलग अलग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आप कैटायन आयन को रखते जाइए और देखे जाएंगे कि बहुत सैकड़ों आयनिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं आप। उनमें से कुछ स्पेशल केसेस हम आपको दिखा रहे हैं। एक है फ्लोराइड, और ऐसे ही मिलेगा एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। फ्लोराइड और एंटी फ्लोराइड, जी हाँ, ये क्या है। अभी तक हमने आधे टेट्राहेड्रल बॉल्स भरे, तो पूरे भर दीजिए। ऐसा कर सकते हैं, कौन रोकेगा आपको। इफ ऑल द टीवीज, मतलब cations occupy FCC position and anions occupy all the tetrahedral voids, then we say it is a fluoride। fluoride एक मिनरल होता है CaF2, ये है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। अच्छा, इसमें अगर आप देखिए टेट्राहेड्रल वॉइड्स के हिसाब से फ्लोराइड और कैल्शियम का रेडियस रेशियो सूट भी करता है, मैच भी करता है। और ये डेफिनेशन, cations occupy CCP and anions occupy all the tetrahedral voids। क्योंकि चार ही लोकेशन है कैटाइन और एनाइन जो है वो हो जाएगा कितना, 8। तो रेशियो आ जाएगा 1:2, फॉर्मूला CaF2, ऐसा हो जाएगा। ये है फ्लोराइड स्ट्रक्चर। देखिए, क्या इसमें एक्सचेंज कर सकते हैं कैटायन एनाइन? नहीं, इसमें नहीं कर सकते। अगर कैटायन एनाइन एक्सचेंज करना चाहेंगे आप तो इसमें तब हो जाएगी, क्योंकि 1:1 रेशियो नहीं है ना, 1:2 है। तो 1:2 का 2:1 हो जाएगा, कुछ और बन जाएगा। जैसे हम पहले कहते आए थे कि कैटायन को मान ले FCC पे, तो एनाइन टेट्रा ऑक्टाहेड्रल वॉइस चला जाएगा एंड वाइस वर्सा। वो अभी तक सही था, लेकिन अब ये जो फ्लोराइड स्ट्रक्चर आ गया है, इसमें वो सही नहीं है। कैटायंस फिक्स्ड हैं, FCC लोकेशन पर रहेंगे, एनायंस फिक्स्ड हैं सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, राइट। ठीक है, ना कैटायन कैटायन टच करेंगे, ना एनायन एनायन। ऑफ कोर्स तो हम जानते हैं फॉर्मूला ठीक वही आ जाएगा जो जिंक ब्लेंड का था, रेडियस ऑफ कैटायन प्लस रेडियस ऑफ एनायन a√3/4। क्यों, उसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, तो फॉर्मूला तो वही आएगा। ठीक है, ये सब बता दिया है। एक कैल्शियम और एक कैल्शियम आयन है, तो 2 फ्लोराइड आयन है। तो अगर एक क्यूब में 4 कैल्शियम है, 8 फ्लोराइड है। ठीक है, ऐसे Z की वैल्यू 4। कोऑर्डिनेशन नंबर देखने लायक, कैसे, ईच कैल्शियम। अब आप देखिए फ्लोराइड आयन जो है वो कहां था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। तो ईच फ्लोराइड इज सराउंडेड बाय 4 कैल्शियम। ठीक है, in turn each calcium is going to be surrounded by
8 फ्लोराइड आयंस, तभी तो रेशियो 1:2 मेंटेन होगा। अच्छा, तो हर कैल्शियम सराउंडेड है 4 नहीं 8 फ्लोराइड आयन से। ये जरूर थोड़ी सी मजेदार है। ठीक है, नॉट बिग डील। चलो, और भी कुछ होता है? बेरियम का फ्लोराइड, बेरियम का क्लोराइड, स्ट्रोंशियम का, कैल्शियम का